आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान की तारीख़ में पिछले 70 सालों में जो चलता आ रहा था, लोग ये कहा करते थे कि पिछले 70 सालों में ये हो रहा था, वो रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। अब जो हो रहा है वो ना तो हुआ है, ना इसकी कोई तवक्को कभी कर सकता था। जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के देने वालों ने जिस किस्म की इक्वालिटी का तस्वुर दिया था, जस्टिस का तस्वुर दिया था, वो तस्वुर अब ख़त्म होता जा रहा है। डेमोक्रेसी के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस कहा जाता था कि पॉलिटिशियंस के ज़ेर असर काम कर रहे हैं। प्रशांत भूषण के केस को लेकर और इससे पहले जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया था, ये केसों को मलहूज़ रखते हुए अब ये लोग कहने लगे हैं कि अदालतें भी अब सियासतदानों के ज़ेर असर काम कर रही हैं और पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है और फिर प्रशांत भूषण साहब का केस क्या मोड़ इख्तियार करेगा, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब से। एडवोकेट साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जिस किस्म से प्रशांत भूषण साहब को गिल्टी करार दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, और फिर इससे पहले बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से केस का फैसला सुनाया गया, हालांकि तमाम तर शवाहिद मस्जिद के हक़ में थे, इसके बावजूद मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया गया। उसके बाद फिर प्रशांत भूषण साहब के केस में गैर मामूली दिलचस्पी ली गई, हालांकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहम 370 का मामला है और इंसानी हुकूक़ का मामला है, कोविड के ताल्लुक़ से कई जो है केसेस है। तो ये सारे केसों को पसे पुष्ट डालकर प्रशांत भूषण साहब के केस को दिलचस्पी ज़्यादा दिखाना और फिर फ़ौरन से यह फ़ैसला सुना देना कि प्रशांत भूषण साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी पाए जाते हैं। आप क्या देखते हैं, कोर्ट्स किस रुख पर जा रहे हैं? प्रशांत भूषण जो जो उनके दो मसले हैं। एक मसला है उनकी दो ट्वीट्स। एक ट्वीट में वो ये बोले कि कोर्ट्स जब फंक्शनली बंद है, और इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो ये बोले कि आप कश्मीर के ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं कर रहे, आर्टिकल 370 के ऊपर आप नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहे, और हैबियस कॉर्पस जो बड़ी इंपॉर्टेंट रिट है वो आप लोग नहीं सुन रहे, और माइग्रेंट लेबर्स जो कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद हुआ, और आप लोग कुछ भी नहीं सुन रहे। माइग्रेंट लेबर तो हमारे इंडिया का था, सभी हमारे इंडिया के। तो फिर इस सूरत में आप कोर्ट बंद करके आप एक 50 लाख की गाड़ी और चीफ, शायद क्या प्लेस थी वो, चीफ मिनिस्टर का था या कोई गवर्नमेंट प्लेस थी, उस पे आप बैठे हुए हैं और आपको हेलमेट भी नहीं है, आपके अतराफ लोग हैं और आप मास्क भी नहीं पहने हुए। एक और उनका ये था कि फ्यूचर हिस्टोरियंस जो है वो इस चीज को कैसे देखेंगे, ये पूरे चीजों को कैसे लिखेंगे। ठीक। वो एक को क्या हुआ, कोई एक महेश्वरी साहब हैं, वकील अपने आप को बोलते हैं, वो साहब सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखे कि आप इसमें कंटेम्प्ट लीजिए। तो वो जब कंटेम्प्ट लीजिए बोल के लिखे, तो वो कंटेम्प्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत उसका तरीका ये है कि आपको कोई कंटेम्प्ट अगर लेना है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, लास्ट टाइम हम पढ़े, तो एडवोकेट जनरल का परमिशन होना, अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट जनरल का हाई कोर्ट में परमिशन होना जरूरी है। तो जब ये कंटेम्प्ट के लिए वो लेटर लिखे, तो ये ऑब्जेक्शन लिए प्रशांत भूषण लोग कि आप एडवोकेट जनरल का परमिशन नहीं लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोले कि नहीं, हम सो मोटो बोलता हमारे खुदी से हम ये कंटेम्प्ट का को इन्वोक कर रहे। तो फिर प्रशांत भूषण साहब का ये बोलना था कि ठीक है, जो कंप्लेंट आया था मेरे ऊपर, आप वो कंप्लेंट की मेरे को कॉपी दीजिए। जी। देखिए, बेसिक मैक्सिम है इंडिया की लॉ की, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये दो इश्यूज पे तो फुल बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है सुप्रीम कोर्ट के, कि आप किसी को नोटिस दिए बगैर उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते। तो वो बोले कि आप
परमिशन नहीं लिए एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल का, तो जजेस बोले नहीं, हम ऑटोमेटिकली हम सो मोटो। फिर ये बोला गया कि नहीं, मेरे को उसकी कंप्लेंट दीजिए, तो रजिस्ट्रार जनरल शायद कंप्लेंट नहीं दिए। उसके बाद क्या हुआ, मिश्रा साहब की बेंच पे, अरुण मिश्रा साहब की बेंच पे आ गया। तो प्रशांत भूषण साहब उसके ऊपर एक लेटर लिखे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि अरुण मिश्रा साहब काफी बार मेरे को ये थ्रेट करे हुए हैं बेंच पे, और कि मैं तुम पे कंटेम्प्ट लूंगा, और गुस्से में भी काफी बार आए, और शायद मेरे को उनसे ये उम्मीद नहीं है कि मैं जैसा जस्टिस सब चाहते वैसा हो, लिहाजा आप किसी और बेंच को भिजवाइए। और फिर वो बात सुनी नहीं गई। वो अरुण मिश्रा साहब, शायद उनका कुछ रिटायरमेंट है बहुत ही अनकरीब में, उनकी गवाही, और एक महेश्वरी साहब हैं, उनके 3 के बेंच पे ये गया। तो उनके जो वकला 2 आर्ग्यू कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है दुष्यंत दवे साहब, और जो बाबरी मस्जिद का केस आर्ग्यू करे इन फेवर ऑफ द बाबरी मस्जिद, धवन साहब, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और बड़े रिनाउंड है, ल्यूमिनरी है, ज्यूरिस्ट है। तो उनके आर्ग्यूमेंट में ये था कि ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस का है ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपका भी है, सुप्रीम कोर्ट का मेरा भी है, एडवोकेट प्रैक्टिस करते बाय वर्च्यू ऑफ एन एडवोकेट्स एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी होता है कि कोई भी आदमी जाके आर्टिकल 32 इन्वोक करके अपना रिट पिटिशन फाइल करके खुद भी ठहर के आर्ग्यू कर सकता है, और काफी बार ऐसा होता। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो दुनिया के हमारा कोई सिटीजन, कोई सिटी का सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी एक अर्जी लगा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट हम सब का है। तो फिर जजेस क्या हैं? जजेस वो लोग हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्टिक पर्सन है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो जजेस वो लोग हैं जो ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट आपसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं, और वो जस्टिस करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट। ठीक। अगर अरुण मिश्रा साहब जजमेंट लिख रहे तो अरुण मिश्रा साहब का जजमेंट नहीं हुआ, वो जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। ठीक। तो अब प्रशांत भूषण साहब का बोलना यह है कि हम सब का है, और ये झगड़ा जो मैं बात कर रहा हूं उसको आप बेइज्जती क्यों बोल रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट के इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा था। देखिए, मेरे सामने इत्तेफाक से एक चीज देखिए आप, बड़ी खूबसूरत है। वो ये है कि अगर इसके ऊपर लाइट पड़ी तो ये किताब देखिए आप, क्या खूबसूरत है। गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और ये देखिए आपको पलियस नारिमन, ये ज्यूरिस्ट है। ये जो आप इनको पोप बोलिए, या आप इनको कोई बहुत बड़े मुर्शद बोलिए, या आप इनको बहुत बड़े पुजारी महंत बोलिए, ज्यूरिस्ट के इतने बड़े हैं ये। और यही साहब हैं, यही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लेंगे। और इनका क्या वर्ड है देखिए, गॉड सेव सुप्रीम कोर्ट। ये किताब है मेरे पास। एडवोकेट को कोर्ट ऑफिसर बोला गया। प्रशांत भूषण के 4 सवाल उठाए, उसमें सबसे पहले मैं आपसे सवाल उठा रहा हूं कि माइग्रेंट लेबर सारी दुनिया देखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक भी डायरेक्शन सेंटर को नहीं दिया। उसके बाद यही प्रशांत भूषण जाके ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर एक एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो उसके अंदर एक अथॉरिटी कायम होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर आप फ्लड को ले लीजिए, ये कोविड को भी डिजास्टर में लीजिए, तूफान को लीजिए, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पीएम केयर्स बोल के एक ट्रस्ट कायम हुई। ट्रस्ट कायम होने के बाद मैं नहीं समझता वो ट्रस्ट कोई कैबिनेट से कायम हुई या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कायम हुई। कैसे कायम हुई वो तो अभी मेरे को इल्म नहीं है, लेकिन वो ट्रस्ट में पैसा जमा हुआ। तो आज से 2 दिन पहले यही प्रशांत भूषण, या 4 दिन पहले यही प्रशांत भूषण साहब आर्ग्यू करे कि आप प्राइवेट ट्रस्ट में पैसे कैसा रखते हैं, आप ये डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में डिपॉजिट करवाइए। वो अलग मसला है। तो जब डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा था तो फिर माइग्रेंट लेबर को नहीं ट्रांसफर करे, लॉरीज नहीं करे, बसेस नहीं करे। आप देखिए बॉम्बे में इतनी धूम हुई, कोई एक फिल्म एक्टर है, कोई बड़े फेमस एक्टर है, और सलमान खान की फिल्म में थे,
और वो बसेस पर्सनली लेके लोगों को, बिहार के लेबर को लेके गए। सोनू यहाँ सूद, हैदराबाद सोनू में सूद की शायद बात। जी। जी। और यहाँ हैदराबाद में मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो अपने टिकट से अपना लेबर को खाना दिए और उनको अपना टिकट से अपने बसेस अरेंज करके भेजे। तो देखिए, ये सबकी तकलीफ लेबर के बिहाफ पे। अब आप आ जाइए कि 10 लाख मिलिट्री और आर्टिलरी सारी कश्मीर में थी, तो लोग, बात मैं आपसे इससे पहले भी बोला था कि अगर 370 था और स्पेशल स्टेटस कश्मीर को था, और अगर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया, तो अब कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं ना, बिल्कुल। कश्मीर हमारा है ना, किसी को डाउट है क्या उसमें? था, है और रहेगा। तो फिर कश्मीर को लोगों को हमारे उतना हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ठीक। तो आप उनको 90 दिन से 100 दिन से उनका इंटरनेट, बेसिक इंटरनेट, जो राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ है, आप बंद कर दिए। ओके। उनके सारे घरें बंद कर दिए, उनका सारा लॉकडाउन थोड़े दिन हुआ, मार्च 20 से, और शायद मई जून तक हुआ। तो आप देखें कितनी लोग को तकलीफ हुई। तो उसके ऊपर सवाल उठे। कई लोग बगैर अरेस्ट बताए वहां अरेस्ट हो गए, वहां पे दुनिया के असॉल्ट्स हुए ऑन मेन वुमेन सबके ऊपर, वो सवालात उठे, 370 के सवालात उठे। उस पस मंजर में ये भी सवाल उठा कि आप जो बाइक पे बैठे हुए हैं, बीजेपी लीडर की है, उसके नाम पे है, और आप शायद जो कोई जगह है जो शायद गवर्नर की या सीएम के घर की है, तो इसको हिस्टोरियंस कैसा देखेंगे? उसमें प्रशांत भूषण का बोलना यह रहा कि मैं कोई कंटेम्प्ट नहीं करा। उनका एक स्टेटमेंट भी आया योगेंद्र यादव के, और मैं इन एड ऑफ, मैं आप इसको खिलाफ क्यों ले रहे, मैं सुप्रीम कोर्ट के एड में और सुप्रीम कोर्ट के बेहतरी में बोला, जो मेरे को भी हक है। उनके वालिद बड़े जूरिस्ट हैं प्रशांत भूषण साहब के, जी। और वो खुद काफी बड़े हैं। और आप देखिए, जब केशवनंदा भारती हुआ 13 जजेस का, तो उसको इससे पहले के जूरिस्ट जब आर्ग्यू करे, तो प्रशांत भूषण साहब उस पर किताब लिखे, द केस विच शुक इंडिया। और केशवनंदा भारती पे आदि आंधी अर्जुना जो बॉम्बे के जज थे, उनकी भी किताब है, ऑस्टिन की बुक है। और हमारे खुद जो जज थे जगन मोहन रेड्डी साहब, इधर रोजेस नॉट थॉर्न्स, जो उनकी बुक थी, जगन मोहन रेड्डी, जस्टिस जगन मोहन रेड्डी, जो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी किताब लिखे थे। अब ये सवाल पे जब इंदिरा गांधी के पीरियड में हुआ, इमरजेंसी हुई, तो वहां के एडीएम जबलपुर बड़ा फेमस और इनफेमस बदनाम केस है, जिसमें एचआर खन्ना साहब डिसेंट करे थे। तो आप देखिए, एचआर खन्ना का डिसेंट आज तक हीरो बना हुआ है। और जो जजेस, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि निरन डे जो वहां के अटर्नी थे इंडिया के, उनको सवाल हुआ जजेस की तरफ से कि क्या इमरजेंसी अगर लागू होती है और एक आदमी की जान भी ले सकते, तो क्या उसको भी कोई राइट नहीं है? तो निरन डे अटर्नी जनरल जो थे, वो ये बोले थे कि नहीं, नहीं कर सकते, आपको रेमेडी नहीं दे सकते आप। तो इतना बुरा उसको माना गया इंडिया में हमेशा, और 40 साल के बाद वो रिकग्नाइज हुआ कि नहीं, जब इमरजेंसी भी अगर हो, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स हमको हासिल हैं। तो जो प्रशांत भूषण का ओपिनियन है, वो प्रशांत भूषण का उनका पर्सनल ओपिनियन है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका ओपिनियन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी होना चाहिए। मैं एज अ लॉयर, मेरी हो सकता है कि कुछ ऐसी होना चाहिए। तो उसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं होता। आपको हम लास्ट टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़े थे, याद है आपको? बिल्कुल। अब आप एक बात सुनिए, ये एक केस है जिसको फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। इसके जजेस थे रंगनाथ मिश्रा साहब, जस्ट सीजे थे उन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दीपक मिश्रा साहब के चाचा भी थे, और जस्टिस एएम अहमदी और पीबी सावंत। तो ये फर्स्ट जजेस केस में 1992 सुप्रीम कोर्ट 165 पेज नंबर
ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन लोग जजमेंट लिखे अपने ऊपर ही, जजेस के ऊपर। मैं पढ़ रहा हूं, जरा देखिए गौर से। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट अ जज ought to be wise enough to know that he is fallible and therefore ever ready to and be courageous enough to acknowledge his errors. Okay. The conduct of every judge or officer should be above reproach. He shall be conscious, conscientious, studious, thorough, contentious, patient, punctual, just, impartial, fearless of public clamor, regardless of public presence, and indifferent to private political partisan influences. He should administer justice according to law and deal with appointment as a public deal with appointments as a public trust. He should all allow other affairs or his private interest not to interfere with the prompt and proper performance of his judicial duties, nor should administer the office for the purpose of advancing his personal ambitions or increase his popularity. जी ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का पेज है, जी ये जजमेंट है, और इसका कोर्ट है 1992 सुप्रीम कोर्ट 165, रंगनाथ मिश्रा, एएम अहमदी, जस्टिस पीबी सावंत, ये 3 जजेस बेंच है जी। तो ये भी तो जितने वर्ड्स जजेस अपने बारे में बोले हैं कि जज क्या होना चाहिए, जी ये तो सब इन जजेस पे भी बाइंडिंग है। बिल्कुल। तो हमको, पब्लिक को ये सवाल नहीं दिख रहा। तो अब सवाल आता कि इनको गिल्टी ठहराया गया, प्रशांत भूषण साहब आफ्टर द गिल्टी, और ये स्टेटमेंट दिए कि मैं बड़ा पेनफुल है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को ये समझ रहा कि मैं गलत बोला हूं और बदनाम करा हूं। वो ये स्टेटमेंट फिर से रीअसर्ट किए हैं कि मैं गलत नहीं बोला, मैं सुप्रीम कोर्ट की बेहतरी में बोला, और ये मेरी राय है, और ये मेरा ख्याल है, और ये मेरा डिजायर है, मेरा प्रेयर है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा होना चाहिए। जी, तो बहुत प्यारी बात कही आपने। जो रीड आउट किया है उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि जज को इम्पार्शियल होना चाहिए और उसके ज़ाती मामलात को फैसलों में जो है उसकी झलक नहीं दिखनी चाहिए। और जज, सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये देखी गई कि जज से भी गलती हो सकती है और जज को हमेशा तैयार रहना चाहिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा ही है ना? रिप्रोच, जी, अप्रोच, अच्छा, रिप्रोच भी है। रिप्रोच, जी, अप्रोच। देखिए, गलती को अगर आपका अप्रोच आज की तारीख में बोला गया तो आप उसको फिर से अप्रोच कीजिए, रिप्रोच कीजिए, सही कीजिए, सीखिए। देखिए, जितने जजेस हम लोग जो जब इन्फेंसी में थे हमारे प्रोफेशन के, और जब हमारे सीनियर्स आर्ग्यू करते थे तो इतनी सख्त आर्ग्यूमेंट करते थे, और जजेस को मैं देखा हमेशा मुस्कुराए हुए रहते थे। जी। और इसमें सबसे मशहूर जजेस जो रहे हैं, जो सबसे फेमस, आप देखना इंडियन हिस्ट्री में एक नाम आता जो पीबी कृष्णाययर का नाम है जी। जो इंडिया को बड़ी खूबसूरत लिंग्विस्टिक और बड़ी पोएमेटिक जुडिशरी दिए। जी। और जस्टिस जयचंद्र रेड्डी साहब जी। इतने काबिल जज थे क्रिमिनल लॉ पे कि इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, उनको 1 बार या 2 बार सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन दिया गया उनकी नॉलेज की वजह से। जी। जी। और हमेशा हम ये सुने अपने सीनियर से कि आप कितनी भी सख्ती से बात कर लीजिए, कितना भी एरोगेंट हो जाइए, आप कितनी भी वॉइस आपकी लाउड या लो हो जाइए, जजेस मुस्कुराते थे। क्यों? आपको मालूम हो क्यों? मेरे को एक जज का नाम ये नहीं याद आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज बोले थे जजेस के कॉन्फ्रेंस में कि जजेस आर डूइंग अ डिवाइन ड्यूटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑलमाइटी। अब ऑलमाइटी तो सब मजहब के ऑलमाइटी है। जी बिल्कुल। तो आप जब ये जब ये जस्टिस करते रहते तो आप सोचिए कि पब्लिक को आप देख रहे। तो देखिए, जब हमारे सीनियर्स बड़ा
आपको मालूम है हमारे बड़े ज्यूरिस्ट थे हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, पद्मनाभ रेड्डी साहब जी। एक क्रिमिनल लॉ पे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। और मैं 1000 बार सुना हुआ हूं कि जजेस उनसे बुला के मसले पे बात करते थे, ऐसा बात करते थे कि कोई केस में वो बैठे हुए हैं तो उनसे पूछते थे। मैं देखा हूं बेंच पे जस्टिस गुलाम मोहम्मद साहब, लेट जस्टिस गुलाम मोहम्मद साहब जी। एक सीनियर एडवोकेट वक्फ के मामले में आर्ग्यू कर रहे थे, बड़े दानिशमंद थे, प्रताप रेड्डी साहब, सीनियर थे नहीं आज भी हैं, सी प्रताप रेड्डी साहब, और बड़े दानिशमंद वकील रहे और उर्दू पे महारत रखते थे। तो मैं देखा कि डिवीजन बेंच पे बैठे हुए जस्टिस गुलाम मोहम्मद साहब वक्फ लॉ पे, और जो पुराना लॉ था निजाम के जमाने में उमूर मजहबी का, और उसके जो दस्तूर अमल थे उसके ऊपर जब वो ला के पढ़ना शुरू करे प्रताप रेड्डी साहब, आज भी हैं हिम्मतनगर में, और मैं समझता हूँ आज उनके कई जूनियर्स तो जजेस हैं, तो और उनके कई जूनियर्स तो सीनियर्स हैं। तो एक तो उसमें से निरंजन रेड्डी साहब हैं, उनके डायरेक्ट जूनियर है, प्रकाश रेड्डी साहब खुद हैं। तो मेरा बोलना यह है कि ये सब जब गुस्से में आते भी थे तो पहले के जैसे जयचंद्र रेड्डी साहब थे और बाकी जजेस भी थे, ये जजेस उसको मुस्कुराते इसीलिए थे कि इन्हों बड़े पावर में होते थे और इनका पावर किंग से बड़ा था। और जब आप बड़े होते हैं तो आपको मैग्नानिमिटी शो करना जरूरी है। जी। See, a king can't be petty. Right. You have to agree with this. कि तो if the king can't be petty, nothing can be petty. तो आपसे ये उम्मीद की जाती कि आप सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे बैठे हुए हैं और आप सुप्रीम कोर्ट बन के इंडिया के आप उसके जज बन के जस्टिस कर रहे हैं, तो आपको पर्सनली भी मैग्नानिमस होना पड़ेगा। अगर फर्ज करिए मेरे को किसी जगह का आर्बिट्रेशन दिया गया और वो आर्बिट्रेशन में मैं बैठा हुआ हूं या आप बैठे हुए हैं या कोई अपने साथ का आदमी बैठा हुआ है और वो फाइनल है, तो आप सोच के देखिए कि मैं पेटी नहीं हो सकता हूं उसमें। मैं किसी आदमी के वॉइस बढ़ने से या वो आदमी की एंजाइटी से, देखिए एक आदमी तकलीफ में है तो शायद वो अपनी बोलने में एंग्शियस हो जाए, शायद वो गुस्से में आ जाए, शायद वो डर जाए, लेकिन आप फैसले पे अगर बैठे हुए हैं तो आप तो अबव ऑल है। बट आप ये बात मान लीजिए कि इंडियन लॉ इज नोबडी इज अबव लॉ, राइट, एंड इवन जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस आर नॉट।